नमस्कार बच्चों। तो चैप्टर नंबर 4 की वीडियो नंबर 4 और आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि दो टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने हैं। एक तो प्रकार्यात्मक समूह करेंगे और दूसरा समजातीय श्रेणी करेंगे। देखो यार, दोनों ही टॉपिक्स वैसे तो आसान है, ठीक है, और छोटे टॉपिक्स भी हैं, बट आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो कंफ्यूज हो जाओगे और आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो बेटर यही होगा कि पेन कॉपी वगैरह साथ में लेके बैठो और जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना और प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस छोड़ी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलो पहला टॉपिक डालेंगे, प्रकार्यात्मक समूह। देखो ये प्रकार्यात्मक समूह वाला जो टॉपिक है ये कार्बन की नाम पद्धति के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे यौगिकों के नाम भी हमें लिखने हैं, ठीक है, जिनके अंदर प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना। अब प्रकार्यात्मक समूह से पहले थोड़ा सा लास्ट वीडियो पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था कि सारी वीडियोस अब अंडरस्टैंडिंग की होंगी, तो ये भी उनमें से एक है। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। बाकी की बात लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये करी थी कि कुछ ऐसे जैविक यौगिक होते हैं जिनके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर करी थी और लास्ट वीडियो में इतना मैंने आपको बता दिया था कि कुछ ऐसे जैविक यौगिक होते हैं जिनके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, और ऐसे ही जैविक यौगिकों का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ये बात क्लियर हुई? या ऐसे समझ लो कि इन्हीं जैविक यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। जिन भी जैविक यौगिकों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए केवल, ठीक है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना बच्चों कि ये जो कार्बन होता है ना, ये एक अभिक्रियाशील तत्व होता है और ये हाइड्रोजन के अलावा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ भी अभिक्रिया यानी कि आबंध बना सकता है। बात क्लियर हुई? कार्बन एक अभिक्रियाशील तत्व होता है, ये हाइड्रोजन के अलावा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ भी अभिक्रिया यानी कि आबंध बना सकता है। इतनी बात क्लियर? जैसे मैंने आपको वहीं पर एक एग्जांपल दिया था ग्लूकोज का, C6H12 और O6, ठीक है। यहां पर इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के अलावा और किसी परमाणु से आबंध बना रखा है, तो बिल्कुल बना रखा है, इस ऑक्सीजन से। अब ऐसे ही परमाणु, ठीक है, ऐसे ही परमाणु जिनसे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आबंध बना ले, ऐसे ही परमाणु को हम विषम परमाणु बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई? पक्का समझ में आया विषम परमाणु क्या होते हैं? विषम परमाणु वो होते हैं जिनसे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आबंध बनाता है, या ऐसे समझ लो कार्बन एक अभिक्रियाशील तत्व है, हाइड्रोजन के अलावा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ ये अभिक्रिया करता है यानी कि आबंध बनाता है, और इन्हीं दूसरे तत्व के परमाणुओं को हम क्या बोलते हैं, विषम परमाणु बोलते हैं। बात क्लियर हुई? पक्का समझ में आया? ठीक है। या फिर आप सिंपली इतना भी बोल सकते हो कि एक जैविक यौगिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी दूसरे तत्व के परमाणु उपस्थित होंगे उन सबको विषम परमाणु कहा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन दूसरे तत्व का परमाणु है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, विषम परमाणु। एक और एग्जांपल से समझ लो, जैसे CH3Cl हो, ठीक है, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, दूसरे तत्व का परमाणु कौन बचता है, क्लोरीन, तो क्लोरीन यहां पर कौन हो गया, विषम परमाणु हो गया। ये बात क्लियर है? अब विषम परमाणु ही बच्चों प्रकार्यात्मक समूह बनते हैं। कैसे बनते हैं वो समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना। ये तो सिर्फ मैंने आपको नॉर्मल डेफिनेशन दी है ताकि आप समझ सको, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है। ध्यान से सुनना। देखो विषम परमाणु जो है कुछ तरीके के हो सकते हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले तो विषम परमाणु हैलोजेंस हो सकते हैं। हैलोजेंस अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपकी जो आवर्त सारणी होती है यानी कि पीरियोडिक टेबल होता है चैप्टर नंबर 5 में, जिसमें तत्व रखे जाते हैं यार, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसका जो ग्रुप नंबर 17 होता है, वहां पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, उस पूरे ग्रुप का नाम ही हैलोजेंस है। जैसे आपकी क्लास का नाम 10th A 10th B या कुछ होगा, उसी तरीके से इनके मतलब इनके पूरे ग्रुप का नाम क्या रखा हुआ है, हैलोजेंस रखा हुआ है। यानी कि ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, हैलोजेंस बोले जाते हैं। अब इसके अंदर आता कौन कौन है, तो इसके अंदर क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, आयोडीन आता है और ब्रोमीन आता है। तो इन चारों एलिमेंट्स को, इन चारों तत्वों को हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। तो ये हैलोजेंस यानी कि ये जो हैलोजेंस होते हैं ये विषम परमाणु का काम कर सकते हैं। यहां पर देख लो ऊपर, ठीक है। इसके बाद हैलोजेंस के बाद ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा विषम परमाणु का काम करता है, जैसे यहां पर हमने देख लिया एग्जांपल के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन भी विषम परमाणु का काम करता है। नाइट्रोजन के अलावा सल्फर भी एक विषम परमाणु का काम कर सकता है। हमारे सिलेबस में हम लोगों को इतने ही पढ़ने हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। जो मेन फोकस रहेगा वो हैलोजेंस के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, विषम परमाणु बोलते हैं। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही रखा है, क्लोरीन वगैरह का एग्जाम्पल यहां से देख सकते हो ऊपर, ठीक है। इस तरीके से CH3Cl। कोई डाउट है यहां तक? अब विषम परमाणु की एक्चुअल डेफिनेशन समझो, या एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो समझो। अब विषम परमाणु जो होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो एक हाइड्रोकार्बन को अटैक करते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन को अटैक करने के बाद वहां पर उपस्थित हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं यानी कि रिप्लेस कर देते हैं और खुद उसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? इतना समझ में आया विषम परमाणु का काम क्या होता है? कब तक हम किसी तत्व को विषम परमाणु बोलेंगे? जब तक वो हाइड्रोकार्बन पे अटैक करेगा और वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके
अब उसकी जगह ले लेगा। ये बात क्लियर हुई। अब एक विषम परमाणु ही प्रकार्यात्मक समूह बनता है, ये मैंने आपको बोला अभी, ठीक है। एक विषम परमाणु ही प्रकार्यात्मक समूह बनता है, लेकिन कब? अब ध्यान से सुनना है, ये जो विषम परमाणु होते हैं ना बच्चों, ये विषम परमाणु जब एक हाइड्रोकार्बन को अटैक करते हैं और वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो उसके बाद ये उस पूरे यौगिक के रासायनिक गुणों को भी परिवर्तित कर देते हैं, और उसी केस में इन विषम परमाणुओं को ही हम प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं। बात क्लियर हुई? नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से समझो। CH3Cl वाले एग्जांपल से समझते हैं। पहले हमारे पास जो कंपाउंड होगा, यानी कि जो यौगिक होगा, वो CH4 होगा। मैं डायरेक्टली इनके ओपन स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूं। ये हो गया CH4, ठीक है, CH4 हो गया। अब CH4 के अंदर जब क्लोरीन आया होगा, तो इस क्लोरीन ने क्या किया होगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होगा। ये बात क्लियर है? इस क्लोरीन ने जब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होगा, तो हमारा जो यौगिक होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर तो क्लोरीन आ जाएगा, हमारा जो यौगिक होगा वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। यहां पर H और यहां पर भी H। ये बात क्लियर हुई? अब तक इसने किसका काम किया? अब तक इसने सिर्फ विषम परमाणु का काम किया है। कोई डाउट यहां तक? इसने किसका काम किया अभी तक? विषम परमाणु का। क्लोरीन आया भाई, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद अगर इस क्लोरीन की वजह से इस पूरे यौगिक के रासायनिक गुण परिवर्तित हो गए हैं, तब हम इसी क्लोरीन को, इसी विषम परमाणु को क्या बोलेंगे? प्रकार्यात्मक समूह बोलेंगे। बोलो समझ में आया? ठीक है, पक्का समझ में आया? तो प्रकार्यात्मक समूह कुछ ऐसे विषम परमाणु होते हैं, ठीक है। प्रकार्यात्मक समूह कुछ ऐसे विषम परमाणु होते हैं, या विषम परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। अब ये विषम परमाणु अकेले भी आ सकते हैं और एक ग्रुप में भी अटैक कर सकते हैं किसी हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? जैसे यहां पर तो देखो, यहां पर तो अकेले आया विषम परमाणु, अब ये ग्रुप में भी अटैक कर सकता है। ग्रुप का एग्जांपल अभी लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ही आता है हमेशा ग्रुप। इतनी बात क्लियर हुई है? तो प्रकार्यात्मक समूह कुछ ऐसे विषम परमाणु होते हैं, या कुछ ऐसे विषम परमाणुओं का समूह होता है जो एक हाइड्रोकार्बन को अटैक करते हैं, वहां से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं और उस पूरे यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रभावित करते हैं, यानी कि बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं। बात क्लियर हुई है? पक्का समझ में आया? तो आप सिंपली इसकी परिभाषा लिख सकते हो, प्रकार्यात्मक समूह कुछ ऐसे विषम परमाणु होते हैं, या ऐसे विषम परमाणुओं का समूह होते हैं, जब ये हाइड्रोकार्बन से जुड़े तो हाइड्रोकार्बन के जो रासायनिक गुण है वो परिवर्तित हो जाए, या सिंपली हाइड्रोकार्बन से जुड़ने के बाद अगर ये उसके रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर दें, तब इन्हीं विषम परमाणुओं को, या इन्हीं विषम परमाणुओं के समूह को प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। बात क्लियर अच्छे से? पक्का समझ में आ गया विषम परमाणु का कंसेप्ट, और ये प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं समझ में आ गया अच्छे से? पक्का, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं वो कैसे बनते हैं। ऑक्सीजन हमेशा मतलब ग्रुप में अटैक करता है, कभी भी अकेले नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन, ये जितने भी होंगे ये सब अकेले अटैक करेंगे, अकेले अकेले, यानी कि क्लोरीन भी अकेले आएगा इस तरीके से, फ्लोरीन भी अकेले ही अटैक करेगा, आयोडीन भी और ब्रोमीन भी। लेकिन ऑक्सीजन हमेशा ग्रुप में करता है। ग्रुप में आप अपने टेबल, आपकी एनसीईआरटी का टेबल मेरे ख्याल से 4.3 होगा, उसको देखो, ठीक है। टेबल नंबर 4.3 में ऑक्सीजन के जो दे रखे हैं एग्जांपल के लिए, जैसे एक OH है, ठीक है। यार ये मार्कर की इंक खत्म हो गई, ठीक है। देखो जैसे OH है, OH के बाद आपका CHO आता है, एक CHO ग्रुप होता है, ठीक है, और एक COOH ग्रुप होता है, और एक CO ग्रुप होता है। तो ये सभी जो होते हैं, ये सभी किसके हैं? विषम परमाणु के समूह ही तो हैं। यही सब एक हाइड्रोकार्बन से जुड़ते हैं और उस हाइड्रोकार्बन की या उस जैविक यौगिक के पूरे रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर CH4 के रासायनिक गुण कुछ और होंगे, ठीक है। CH4 के रासायनिक गुण कुछ और होंगे। यहाँ पर अगर क्लोरीन लग गया, अब इसने CH4 के रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर दिया, क्योंकि अब ये नए तरीके का यौगिक बन चुका है। बात क्लियर हुई अच्छे से? पक्का समझ में आया है? चलो अब इन्हीं चीजों को ना थोड़ा ढंग से टेबल के थ्रू समझते हैं कि ये किस तरीके से आपको, मतलब इनकी जो संरचना है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो इसको जरा टेबल के थ्रू समझते हैं। आप भी अपने टेबल नंबर 4.3 निकालो, मैं यहाँ पर बना देता हूँ तब तक। हाँ जी, तो टेबल के थ्रू अब जरा प्रकार्यात्मक समूह को समझ लेते हैं। देखो थोड़ा सा डिटेल में मैंने टेबल बनाया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। विषम परमाणु की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 2 से 3 तरीके के, मतलब 3 से 4 तरीके के विषम परमाणु हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जितने भी प्रकार्यात्मक समूह हमारे सिलेबस में है ना, उसमें केवल 2 तरीके के विषम परमाणु हो सकते हैं, या तो वो हैलोजन या फिर वो ऑक्सीजन। इतनी बात क्लियर है? ऑक्सीजन कभी भी अकेले अटैक करता नहीं है, तो ये हमेशा ग्रुप बना के प्रकार्यात्मक समूह बनाता है ना, मतलब ग्रुप में ही अटैक करता है, और इसी के ग्रुप जो होते हैं वही प्रकार्यात्मक समूह होते हैं। तो वो चारों ग्रुप यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह ये जो है, ये जो हैलोजन्स होते हैं, ये अकेले अटैक कर सकते हैं, है ना। तो इनके नाम के हिसाब से ही इनके प्रकार्यात्मक समूह को भी नाम दे दिया जाता है। सभी प्रकार्यात्मक समूह का अपना एक नाम होता है, नहीं तो हमें पहचानना मुश्किल पड़ जाता है ना। तो सभी का अपना अपना एक नाम होता है। अब देखो किसी भी यौगिक के अंदर, जैसे क्लोरीन मान लो आपका जो विषम परमाणु है, ठीक है, तो उस क्लोरीन के प्रकार्यात्मक समूह को क्लोरो नाम से बोला जाएगा, फ्लोरीन के प्रकार्यात्मक समूह को फ्लोरो नाम दिया जाएगा। इसी तरीके से ब्रोमीन वाले को ब्रोमो कहेंगे और आयोडीन वाले को आयोडो कहेंगे। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर अटैक करें तो
OH वाला प्रकार्यात्मक समूह बनेगा जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, या इसको हम हाइड्रोक्सिल नाम से भी जानते हैं। इस समूह को हम हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं, ध्यान रखना, इस OH वाले समूह को हम हाइड्रोक्सिल समूह भी कहते हैं, ठीक है। तो OH समूह यानी कि ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलकर अटैक करेगा, जब हाइड्रोजन के साथ ग्रुप बनाएगा, और इस प्रकार्यात्मक समूह को हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। CHO वाले प्रकार्यात्मक समूह को एल्डिहाइड बोला जाता है, CO प्रकार्यात्मक समूह को कीटोन कहते हैं, और COOH वाले प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक समझ में आया? प्रकार्यात्मक समूहों के नाम समझ में आ गए, किसको क्या कहा जाता है। नोट बहुत जरूरी करना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कंफ्यूजन जो होती है वो यहां पर होती है, ठीक है। कंफ्यूजन यहां पर होती है क्योंकि ये सारे देखने में एक जैसे लगते हैं, है ना, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझेंगे अच्छे से। अब रासायनिक सूत्र में बात करते हैं, सबसे पहले क्लोरीन। तो क्लोरीन वगैरह ये जो हेलोजन वगैरह होते हैं, ये तो डायरेक्टली जो एल्काइल ग्रुप होते हैं हमारे, यहाँ R का मतलब है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है मुझे पता है, आपके मन में क्वेश्चन होगा, अभी समझाता हूँ, ठीक है। अभी जो क्लोरीन वगैरह होते हैं डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप से जाके जुड़ जाते हैं, एल्काइल समूह से जाके सीधा सीधा लग सकते हैं। एग्जाम्पल से समझो, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, CH4 के अंदर क्लोरीन को मिलाया था तो वो क्या बन गया था, CH3Cl बन गया था। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक समझ में आया? अब बच्चों एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ध्यान से सुनना। एल्काइल ग्रुप ऐसे एल्कीन, एल्केन या एल्काइन हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, एल्काइल ग्रुप ऐसे एल्केन, एल्कीन या एल्काइन हो सकते हैं जिसमें सामान्य से एक हाइड्रोजन कम होगा और कार्बन की एक संयोजकता, किसी भी कार्बन की एक संयोजकता खाली होगी। बात क्लियर? नहीं समझ में आया तो सुनो। अब ये वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा, यानी कि ये वाला जो हमारा CH4 होगा, इसके लिए हम इसको पहले ऐसे बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर नीचे और साइड में, ठीक है। इस तरीके से हम हाइड्रोजन से मतलब इसको जोड़ सकते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था कि यार क्लोरीन जब आया होगा तो ये क्लोरीन विषम परमाणु है। विषम परमाणु क्या करते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इस क्लोरीन ने क्या किया होगा, थोड़ी देर के लिए इस हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया होगा, है ना। अब थोड़ी देर के लिए जब ये वाला ग्रुप बन गया जिसमें कार्बन की एक संयोजकता खाली है, सामान्य रूप से इसमें कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, इसमें 4 होने चाहिए थे, लेकिन इसमें अभी कितने हाइड्रोजन है, केवल 3 हाइड्रोजन है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3, है ना, CH3, और यहां पर एक ऐसे करके वो बना सकते हैं, यानी कि इसकी कार्बन की एक संयोजकता खाली है और इसके पास सामान्य से एक हाइड्रोजन कम है। अब ऐसे ही समूहों को क्या कहा जाता है, एल्काइल समूह कहा जाता है। बात क्लियर है? पक्का समझ में आया? इनकी एक संयोजकता खाली क्यों होती है, ताकि प्रकार्यात्मक समूह आके इन पे जुड़ सके। बात क्लियर हुई है? एल्काइल समूह क्या होते हैं, एल्काइल समूह ऐसे एल्कीन, एल्केन या एल्काइन हो सकते हैं जिनमें सामान्य से एक हाइड्रोजन कम होता है और कार्बन की एक संयोजकता खाली होती है, जिस पर कोई भी प्रकार्यात्मक समूह आके जुड़ सकता है। बात क्लियर हुई? पक्का समझ में आया? तो इसी तरीके से अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो कैसे बनेगा, ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। यहां पर इस तरीके से, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका क्लोरीन। ये बात क्लियर हुई? तो यहां पर R का काम कौन कर रहा है, वहां पर देखो ध्यान से, ये तो क्लोरीन तो हमारा क्या हो गया, इसका रासायनिक सूत्र हो गया प्रकार्यात्मक समूह का, यानी कि यहां पर प्रकार्यात्मक समूह क्लोरीन है, लेकिन जो R का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अल्काइल ग्रुप कौन हो गया हमारा, CH3। बात क्लियर हुई? अच्छे से समझ में आ गया? अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, जिनमें सामान्य से एक हाइड्रोजन कम होता है, कार्बन की एक संयोजकता खाली होती है, ताकि कोई भी प्रकार्यात्मक समूह आकर उसके साथ में जुड़ सके। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? चलो यार, हेलोजेंस को तो समझना बहुत आसान था, एल्कोहल को समझना भी बहुत आसान होता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में, क्योंकि इनके फॉर्मूला देखने में सारे एक जैसे लगते हैं। देखो अल्कोहल को समझना भी बहुत आसान है, ठीक है। अल्कोहल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मान लो यहां पर मैं लगा देता हूं CH3 लगा देता हूं, CH3 लगा दिया। अब CH3 बनाया तो इसका मतलब इसके पास कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, कार्बन की एक संयोजकता खाली होगी, कार्बन की एक संयोजकता खाली है तो इस पे आके कौन जुड़ जाएगा, OH ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। इस केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम एक अल्कोहल बोलेंगे। इस पूरे यौगिक को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, इस पूरे यौगिक को अल्कोहल की कैटेगरी में डाला जाएगा। बात क्लियर? पक्का समझ में आ गया? तो इस पूरे यौगिक को अल्कोहल की कैटेगरी में डाला जाएगा, लेकिन यहाँ पर R का काम कौन कर रहा है, अल्काइल ग्रुप कौन है यहाँ पर, अभी भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पर CH3 ही है। समझ में आ गया? तो अल्कोहल को तो आप देखते ही पहचान लोगे कि जिसमें भी OH लगा हो, सिंगल OH, सिर्फ OH, ठीक है, सिर्फ OH लगा हो, उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि वो कौन से प्रकार्यात्मक समूह का है, वो अल्कोहल का है। ये तो सिंपल है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में। देखो सबसे पहले मैं आपको कीटोन के बारे में बता देता हूं। कीटोन की एक खासियत होती है, ठीक है, कीटोन की क्या होती है, खासियत होती है कि कीटोन कभी भी यौगिक के किनारों पर नहीं होगा, कीटोन हमेशा बीच में लगा होता है, ऑलवेज, ठीक है। कभी भी कीटोन आपको देखने को साइड में नहीं मिलेगा, साइड में, ठीक है। जैसे अभी हमने अल्कोहल बनाया, जैसे एक लंबी सी चेन बना लेते हैं, मान लो ये बन गई एक चेन, यहां पर आ गया OH। अब ये जो OH है ये लास्ट में आ रहा है,
है ना, इस यौगिक के किनारे पे आ रहा है, लेकिन कीटोन कभी भी किनारे पे नहीं आ सकता, कीटोन कभी भी एंड में नहीं आएगा, कीटोन हमेशा कहां पर रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। और इसके राइट साइड में और मतलब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ कौन होंगे, दोनों तरफ ही एल्काइल समूह होंगे। कीटोन कुछ इस तरीके से रहेगा, अगर हम बनाए तो यहां पर भी CH3 होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा दूसरे मार्कर से बना लेते हैं, यहां पर कौन रहेगा, यहां पर आ जाएगा CH3 और यहां पर आ जाएगा CH3, ठीक है। ये CH3 क्या है, ये अल्काइल समूह है, ये भी एक अल्काइल समूह, और कीटोन हमेशा कहां रहेगा, बीच में रहेगा। इस तरीके से आप कीटोन को पहचानेंगे। बात क्लियर है। अगर हमें इसी को लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे CH3 CO CH3। बात क्लियर है, पक्का समझ में आ गया, ये एक कीटोन है, बात समझ में आ गई, तो आप इजीली पहचान लोगे अब कीटोन को। अब बात करते हैं कीटोन के अंदर ही, मान लो यहां पर अल्काइल ग्रुप ना होता, मान लो यहां पर अल्काइल ग्रुप की जगह एक हाइड्रोजन आ जाता, ठीक है। अगर किसी भी साइड में, कीटोन के किसी भी साइड में या दोनों ही साइड में अल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाए तो वो एक अल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। बात समझ में आई है। कीटोन के दोनों साइड में या किसी भी एक साइड में अगर हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, अगर हाइड्रोजन लग जाए कुछ इस तरीके से, तो ये कौन सा ग्रुप बन जाता है, ये अल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। ध्यान से देख सकते हो आप, ठीक है। देखो CHO और वहां पर भी CHO ग्रुप, क्लियर है। तो कीटोन हमेशा बीच में होगा, और कीटोन के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ ही कौन से ग्रुप होने चाहिए, अल्काइल समूह होने चाहिए। अगर अल्काइल समूह नहीं है, अगर एक भी हाइड्रोजन यानी कि दोनों साइड में से किसी एक पे भी हाइड्रोजन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो अल्डिहाइड बन जाता है। क्लियर है, अच्छे से पक्का समझ में आ गया, पक्का, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब अल्डिहाइड को पहचानना तो आप समझ ही गए होगे भाई, ठीक है, अल्डिहाइड को पहचानना तो समझ ही गए होगे आप लोग। इसमें एक साइड में हाइड्रोजन होगा, कार्बन जो होगा वो एक ऑक्सीजन के साथ द्विआबंध में रहेगा, और बाकी एक साइड में कौन होगा, अल्काइल समूह होगा। यहां पर कोई भी अल्काइल समूह हो सकता है इस तरीके से CH3, और यहां पर आपका जो अल्डिहाइड है वो रह सकता है इस फॉर्म में CO और यहां पर H। ये बात क्लियर है, कोई डाउट। अगर यहां पर भी अल्काइल ग्रुप आ जाता तो ये कौन बन जाता है, ये कीटोन बन जाता। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप तो कीटोन, अगर एक तरफ भी हाइड्रोजन आ गया और वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है वो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड बोलेंगे। क्लियर है अच्छे से। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कुछ इसी तरीके का होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में बस यहां पर हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, OH। इस तरीके से OH जुड़ जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये संरचना होती है हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल की। बात क्लियर हुई है अच्छे से, पक्का समझ में आया है, पक्का समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे बता देना, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो और बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके रखना। अब अपना एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं, समझातीय श्रेणी, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो बहुत आसान सा टॉपिक है, इसलिए मैंने सारा कुछ यहाँ पर लिख भी दिया है, तो आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि आप बोलते भी हो फिर कि सर नोट नहीं कराते आप, तो मैंने यहाँ पर लिखवा भी दिया है, ठीक है। नोट कर लेना, एक बार समझ लेते हैं इसको। देखो, समझातीय श्रेणी यौगिकों की वह श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह तथा रासायनिक गुण क्या हो, बिल्कुल समान हो। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से समझना है इस चीज को। समझातीय श्रेणी ऐसे यौगिकों की एक श्रृंखला होती है जिसके अंदर जितने भी यौगिक होंगे ना, यानी कि जितने भी सदस्य मौजूद होंगे, सभी के प्रकार्यात्मक समूह क्या रहेंगे, बिल्कुल समान। यानी कि अगर एक यौगिक में क्लोरीन प्रकार्यात्मक समूह है तो श्रृंखला के बाकी के सभी यौगिकों में भी क्लोरीन ही प्रकार्यात्मक समूह रहेगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी चीज क्या है कि जितने भी यौगिक होंगे, अब कितने भी यौगिक, यानी कि एक श्रृंखला के अंदर से आप कोई भी यौगिक उठाओ, सबके रासायनिक गुण क्या मिलेंगे आपको, बिल्कुल समान मिलेंगे। बात क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ पर। तो यौगिकों की वो श्रृंखला जिसमें सभी यौगिकों के या सभी सदस्यों में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह समान हो और उन सभी यौगिकों के रासायनिक गुण भी क्या हो, बिल्कुल समान हो, ऐसी श्रेणी को या ऐसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, समझातीय श्रृंखला या समझातीय श्रेणी कहा जाता है। बात क्लियर है। अब वर्ड का मतलब समझो, समझातीय वर्ड का मतलब क्या होता है। इसके लिए हम थोड़ा सा गुण में पढ़ते हैं, जो इसके गुण है वो पढ़ते हैं। देखो, पहला पॉइंट है श्रृंखला के सभी सदस्यों को सामान्य सूत्र से दर्शाया जा सकता है। अब इसीलिए इनको समझातीय कहा जाता है। समझातीय वर्ड का मतलब होता है जो एक ही जाति से मतलब बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो मतलब एक ही कैटेगरी से आए हैं। बात क्लियर। तो अब ध्यान से समझना है कि श्रृंखला में जितने भी यौगिक होंगे ना, सबका जो व्यापक सूत्र होता है या सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। यानी कि जितने भी यौगिक होंगे या तो वो केवल एल्केन होंगे, ठीक है, या तो वो केवल एल्कीन होंगे या फिर वो केवल एल्काइन होंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक श्रेणी जो है, मतलब जो एक श्रृंखला है वो एल्केन की बन रही हो और उसमें कोई यौगिक एल्कीन का भी हो। उसमें अगर मतलब एक श्रृंखला जो बनेगी उसमें सभी यौगिक या तो एल्केन के होंगे या फिर एल्कीन के होंगे या फिर एल्काइन के होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। कभी भी मिक्सअप नहीं होगा। एल्केन के यौगिकों में कभी भी एल्कीन का कोई दूसरा यौगिक नहीं आएगा या कोई भी एल्काइन का यौगिक नहीं आएगा। यानी कि इसके अंदर जितने भी
जितने भी यौगिक आप रखोगे सबका जो सामान्य सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा। इतनी बात क्लियर है? तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को, और इसी वजह से इसको समझातीय कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में से आ रहे हैं, है ना। या तो ये एल्केन की कैटेगरी में, मतलब एल्केन की कैटेगरी में से आ रहे हैं, या फिर ये आपका एल्कीन की कैटेगरी में से आ रहे हैं, या फिर एल्काइन की कैटेगरी में से आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए इनको समझातीय कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, दो उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र में CH2 का अंतर होता है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अब जो दो लगातार सदस्य होंगे ना एक समजातीय श्रेणी के अंदर, यानी कि जो लगातार जो आने वाले दो यौगिक होंगे, उनके रासायनिक सूत्र में हमेशा एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर होगा, यानी कि CH2 का अंतर होगा। ठीक है, अब इसको इस एग्जांपल से समझो। यहां पर एक एग्जांपल भी दे रखा है मैंने। इसके अंदर देखो केवल एक कार्बन है, और यहां पर आके कार्बन कितने बढ़े, एक कार्बन बढ़ गया। यहां पर 3 हाइड्रोजन थे और यहां पर आकर हो गए 5, यानी कि कितने हाइड्रोजन बढ़े, 2। तो आप ऐसे ही करके लगातार चलते रहो, लगातार आने वाले दो यौगिकों के अंदर, यानी कि अगर मैं इन दोनों में उठाऊं तो इन दोनों के बीच में भी कितना अंतर मुझे मिलने को, मतलब देखने को मिल सकता है रासायनिक सूत्र में, CH2 का। अगर इन दोनों में देखोगे तो भी आपको CH2 का ही अंतर देखने को मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है कि समजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं उसमें अगर आप किसी दो लगातार आने वाले सदस्यों को उठाओगे तो उनके रासायनिक सूत्र में CH2 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे जैसे हम श्रेणी में आगे चलते जाते हैं वैसे वैसे CH2 बढ़ते बढ़ते आगे मतलब यौगिक बनते जाते हैं। ठीक है, इस श्रेणी का पहला सदस्य ये, दूसरा सदस्य ये और तीसरा सदस्य ये। अगर अब क्वेश्चन जो होगा ना वो आपके पास इसी तरीके से आएगा। ये बहुत कम इस तरीके से पूछेंगे, या तो आपसे एक गुण पूछ लेंगे, है ना, या फिर आपको कोई इनमें से कोई एक यौगिक दे रखा होगा, ठीक है, और आपको बता रखा होगा। जैसे मान लो मेरे को ये यौगिक दे रखा है और मुझे कहा जाएगा कि ये समजातीय श्रेणी का दूसरा यौगिक है। क्या ये दूसरा यौगिक है? और मुझसे इसी श्रेणी का 5वां यौगिक पूछा जाएगा, है ना। तो अब ये दूसरा है भाई, ये दूसरा है ना। तो ये पहला होगा, ये तीसरा यौगिक हो गया। इसी तरीके से मैं CH2 बढ़ाता जाऊंगा, वैसे ही मुझे कौन सा यौगिक मिल जाएगा, 5वां यौगिक मिल जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? अरे यार बना के देख लो। देखो मेरे को दूसरा यौगिक दे रखा है। दूसरा यौगिक क्या है हमारा? दूसरा यौगिक है CH3H7 और Cl। तो पहला यौगिक क्या होगा, CH2 माइनस कर दो, C2, एक कार्बन घटाओ और 2 हाइड्रोजन घटा दो, H5, और यहाँ पर Cl। प्रकार्यात्मक समूह मत हटा देना, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब अगला यौगिक बोलो। अगला यौगिक होगा C4, एक कार्बन बढ़ाओगे, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओगे, H9 और यहाँ पर क्लोरीन। अगला यौगिक बोलो C5H11 और क्लोरीन, है ना। ये बात क्लियर है? तो अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब एक और चाहिए हमें 5वां, तो 5वें में आ जाएगा C6, H कितना हो जाएगा, H13 और यहां पर आ जाएगा क्लोरीन। तो एक ऐसी समजातीय श्रेणी का 5वां सदस्य, ठीक है, C6H13Cl होगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया? इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन पूछने को, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कोई डाउट है यहां तक? तो ये मैंने आपको बता दिया सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में अणु द्रव्यमान को लेकर भी एक पॉइंट बोल रखा है कि आप जो आने वाले, यानी कि लगातार जो आने वाले जो यौगिक होंगे, लगातार जो दो यौगिक आएंगे उनके बीच में 14U, यानी कि जो उनके अणु द्रव्यमान का अंतर होता है वो 14 इकाई का होता है, यानी कि 14 इकाई अणु द्रव्यमान का अंतर भी उनके बीच में होता है। अब ये कैसे हुआ? अब ध्यान से सुनना है इस बात को। हमने क्या बोला कि भाई कि जो पहला सदस्य होगा उसके अंदर CH2 बढ़ता जाएगा। ये बात क्लियर हुई? कोई डाउट यहां तक? उसके अंदर मतलब कौन सा क्या बढ़ेगा? उसके अंदर CH2 बढ़ता जाएगा। अब CH2 का अगर आप परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान निकालोगे तो इसका अणु द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? 14 ही होता है। देखो कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 × 1 कितना हो गया? 14। यानी कि अगर हम CH2 प्लस कर रहे हैं किसी यौगिक के अंदर तो उसके अंदर हम 14 इकाई द्रव्यमान भी बढ़ाते जा रहे हैं। बात क्लियर हुई? पक्का समझ में आया कि 14 इकाई द्रव्यमान क्यों बढ़ता रहता है? कोई डाउट है इसमें? क्योंकि यार CH2 बढ़ता है। अब CH2 बढ़ेगा तो CH2 का द्रव्यमान 14 होता है ना। जैसे मान लो, चलो इसी में देखते हैं, ठीक है। अब कोई एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो मेरे पास जो पहला यौगिक है वो CH4 है, ठीक है। तो CH4 के अंदर इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 16 होगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, तो कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। अब जो इसका अगला यौगिक होगा वो क्या होगा? C2, कार्बन 1 बढ़ाना है यानी कि C2 हो गया, और हाइड्रोजन कितने बढ़ाने? 2, तो C2H6। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर कार्बन कितने हो गए? 2, तो 2 × 12 यानी कि 24 और प्लस में 6 कितना हो गया? ये 24 और 6, ठीक है। 24 और 6 कितना हो गया आपका? ये 30 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, 30 में से अगर हम 16 को घटा दें तो कितना मिलेगा हमें? 14 नहीं मिलेगा। तो लगातार आने वाले दो यौगिकों के बीच में अगर हम अणु द्रव्यमान का अंतर देखें तो वो कितना होता है? 14 इकाई होता है। क्लियर है? पक्का समझ में आया है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है।
देखो, अणुद्रव्यमान बढ़ने पर भौतिक गुणों में भिन्नता आती है। तो ये आपकी जो एनसीईआरटी है उसी के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे जैसे अणुद्रव्यमान बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे हम आगे मतलब आगे यौगिकों में चलते रहते हैं, उनकी जो मतलब जो भौतिक गुण होते हैं, माफ कीजिएगा, जो भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न होते रहते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं? अणुद्रव्यमान में वृद्धि होने पर, यानी कि अगर अणुद्रव्यमान आप बढ़ाओगे तो उससे गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते हैं। बात क्लियर है? अच्छे से पक्का समझ में आ गया? तो यही आपकी समझाती श्रेणी होती है। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना या फिर मैसेज करके मुझे बताना। ठीक है, और इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और प्रैक्टिस इन सभी की बहुत ज़रूरी है। आज की जो वीडियो, इसकी प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे डेफिनेटली। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसको करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए अब रेडी रहना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।